मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे करंट सिचुएशन जो है पाकिस्तान की, उस हवाले से जो करंट सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, उस हवाले से आज हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। नाज़रीन, एक तो हम सुन रहे हैं बड़ी देर से कि KPK के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बलोचिस्तान के अंदर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। बलोचिस्तान की ख़वातीन जो थी वो इस्लामाबाद के अंदर भी काफ़ी अरसा तक मिसिंग पर्सनस के हवाले से एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाती रही, अब वो वापस चली गई हैं। उसके अलावा आज साइफर केस का जो फैसला आया उस पर भी आज मैं बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान जो है वो एक अलहदा आज़ाद ममलिकत चाहता है, या बलोचिस्तान चाहता है कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, और KPK भी आज़ादी चाहता है, गिलगित बल्तिस्तान भी आज़ादी चाहता है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर पंजाब रह जाता है। अब पंजाब की सिचुएशन जो है वो भी आपके सामने। अब ये ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर क्यों पैदा हुए? इन हालात की वजह ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से रूल ऑफ लॉ नहीं था। ये कोई अब ये करंट जो है सिनेरियो इस तरह का नहीं है, इससे पहले भी यही हालात थे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं कि इनकलाब, हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि रेवोल्यूशंस इसी तरह से आते हैं। फ्रांस के अंदर जब रेवोल्यूशन आया था तो उसके जो वजूहात थी वो भी यही बनी थी जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम वजूहात बनी है। वहाँ पे मोस्टली उन लोगों के मसले ये भी थे कि उनके पास खाने पीने के कुछ नहीं था। वो लोग जो है महंगाई से एक तो तंग थे, और दूसरा वहाँ पे भी बेरोजगारी और इस तरह के हालात का उनको सामना था, इसलिए वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया। अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी रेवोल्यूशन आ जाए। अब इस पे भी हम बात करेंगे कि क्या KPK और बलोचिस्तान जो है उनको सिर्फ हकूक नहीं मिलते, या पंजाब भी उन्हीं की तरह उसी लिस्ट में शामिल है। तो एक तो हम ये बात कर लेते हैं कि अगर इस टाइम हम बात करें तो तमाम जो पंजाब के अंदर भी वही सिचुएशन है, उसके अलावा जो बलोचिस्तान की हम बात कर लें या हम KPK की बात कर लें वहाँ भी यही सिचुएशन है। तो ये कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है? अब सबसे पहली बात तो ये कि आज एक तबका चाहता है कि जैसा कि इमरान खान को साइफर के केस में सजा हुई है, ये सजा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन माजी के अंदर जब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे तो तब इमरान खान साहब भी खुशियां मनाया करते थे 2016 के अंदर, जब नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटाया गया। तब इमरान खान जो थे वो हामी थे, और हमेशा से इमरान खान एक ही बात करते आए हैं कि मैं मुज़ाकरात जो है या मैं बातचीत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूंगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा। हालांकि डेमोक्रेसी के अंदर होता यही है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अपने जो है डायलॉग्स करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायलॉग्स के लिए जो है आप कहें कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ करें। पॉलिटिकल पार्टीज जो है आपस में मिल बैठ के ये इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करती हैं। अब हमारी आवाम का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम चाहते क्या है। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं। एक तरफ तो कहा जाता है कि जनरल मुशर्रफ का दौर जो था वो बड़ा सुनहरी दौर था, वो बड़ा एक अच्छा दौर था। अब जनरल मुशर्रफ जो थे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जनरल मुशर्रफ जो थे वो डिक्टेटर थे। लेकिन उस वक्त लोग कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम थी, उस वक्त महंगाई कम थी, उस वक्त बेरोजगारी कम थी, उस वक्त जो है एजुकेशन ज्यादा थी, उस वक्त हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन थी या हॉस्पिटल्स के जो हालात थे वो ठीक थे। तो एक तरफ तो हम डिक्टेटरशिप चाहते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए। डेमोक्रेसी में हम किसको चाहते हैं? हम चाहते हैं जी कि जरदारी भी चोर है, हम कहते हैं जी नवाज शरीफ भी चोर है, हम कहते हैं जी इमरान खान भी चोर है। अब इमरान खान पे भी तोशा खाना में जो है इमरान खान को भी सजा हुई थी, इमरान खान ने भी तोशा खाना से ताइफ लिए थे। तो इसका मतलब यह कि पॉलिटिकल सिनेरियो के मुताबिक तमाम तर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तमाम जो है वो क्रेडिबल नहीं है, वो तमाम जो है हॉनेस्ट नहीं है, पाकिस्तान की बागडोर वो नहीं संभाल सकते। तो फिर आप किसको पुकारते हैं? फिर आपका मतलब यह कि यहां पे एस्टेब्लिशमेंट आ जाए। अच्छा, अगर हम जनरल मुशर्रफ की दौर की बात करें तो लोग जनरल मुशर्रफ के दौर को सुनहरी दौर इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि उस वक्त बाहर से डॉलर्स जो थे वो पाकिस्तान के अंदर आए थे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रही थी। अब इन पाकिस्तानियों को यह भी इल्म होना चाहिए कि उस वक्त डॉलर्स जो अमेरिका ने किस बिहाफ पे दिए थे। उस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस किए गए थे, वहां पे बलोचों का खून बहाया गया था,
वहां पे पख्तूनों का खून जो है वो बहाया गया था। वो खून बहाने के बदले उस वक्त जनरल मुशर्रफ को डॉलर्स मिले थे। अब उन डॉलर्स की वजह से ऑब्वियसली जब बाहर से आपको डॉलर्स आते हैं तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है। जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है तो फिर आपकी चीजें जो है वो सस्ती होती हैं, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ती है। तो ये आजकल की जो सिचुएशन आपके सामने मैंने रखी है, फैसला इसका आपने करना है। अब दूसरी बात, एक तरफ हम कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी तरफ DGISI उन्होंने आज से चंद दिन कबल यहां पे चंद स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया, तो उस वक्त स्टूडेंट्स की तरफ से सवालात भी किए गए और उनके जवाबात भी DGISI की तरफ से दिए गए। अब स्टूडेंट्स की तरफ से सवालात थे कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की फौज जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों करती है पाकिस्तान के अंदर। अब DGISI नदीम अंजुम का जो जवाब था, मैं ये नहीं कहता कि मैं उससे एग्री हूं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं, मैं उनका जवाब आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप है ये खुद हमारे पास आती है और हमें कहती है कि आप पॉलिटिकल हमारे मसाइल हल करें या आप इंटरफेरेंस करें पॉलिटिकली तौर पर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। या तो हमें एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकली जो है इन नाउ वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करे। अब हम मिसाल देते हैं इंडिया की, हम कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक इकट्ठे जो है वो आजाद हुए थे, लेकिन इंडिया इस टाइम जो है वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि इंडिया जो है उन्होंने IT में रेवोल्यूशन लेकर आया, उन्होंने IT में रेवोल्यूशन लाए और उन्होंने नई नई चीजें ऐजाद की। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो हम कोई न्यू जनरेशन नहीं लेकर आए, हमने कोई न्यू इनोवेशन नहीं लेकर आए, हमने पाकिस्तान के अंदर कोई नया एक्सपीरियंस नहीं किया। तो फिर हम किस बिहाफ पे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से आगे। अगर हम ट्विटर की बात करें, हम यूट्यूब की बात कर लें, हम फेसबुक की बात कर लें, तो इनके जो बड़े बड़े तकरीबन इनके CEOs जो हैं उनका ताल्लुक इंडिया से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। अब इंडिया जो है वो तकरीबन उसकी इकोनॉमी का 70 से 80% IT पे इंहिसार करता है। उसकी इकोनॉमी जो है वो 70 से 80% IT चला रहा है। अब उनका जो GDP रेट है वो भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। अब इंडिया ने पहले दिन, आजादी के पहले दिन एक बात तय कर ली थी कि हमने अपनी अफवाज को बॉर्डर्स पे रखना, हमने अपनी अफवाज को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करने देनी, हमने अपनी अफवाज को जो है सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करने देनी, हमने अपनी फौज को बॉर्डर्स पे रखना है और इकोनॉमिकल सिचुएशन देखना एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर था उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी दोनों बराबर के शरीक थे। अगर आज इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाएगी, अगर इमरान खान को साइफर केस में सजाए मौत सुनाई जाती या इमरान खान को साइफर केस में जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती, तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि यह भी एक जो है जुडिशियल मर्डर था। अब हमारे जो काजी फाइज ईसा साहब हैं वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर तो एक्सेप्ट करते हैं, वो ये तो कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई थी। लेकिन अब करंट सिचुएशन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी और एक पॉलिटिकल लीडर के साथ जो हो रहा है, इस सिचुएशन को कोई क्यों नहीं समझता। अच्छा, सबसे पहली बात ये, हम जुल्फकार अली भुट्टो की बात करें तो जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो भी डिक्टेटर ने उन्हें लॉन्च किया था। जुल्फकार अली भुट्टो सबसे पहले जो है फेडरल मिनिस्टर बने थे फॉरेन अफेयर्स के। उसके बाद अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें तो उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया था, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से ही आए थे। उनको जो है सबसे पहले जो है अपना वजारत जो है पंजाब की खजाना की वो नवाज शरीफ साहब को जनरल जिया ने दी थी। उसके बाद अगर हम इमरान खान की बात करें, अगर हम ये कहें कि इमरान खान जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर नहीं आया तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इमरान खान को लॉन्च करने वाले जनरल जहीरुल इस्लाम से लेकर जनरल फैज हमीद तक उसमें तमाम तर एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टेब्लिशमेंट के जो है कंधे के बगैर यहां पे आई है। अगर आज इमरान खान जो है एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ए पॉलिटिकल हो जाए, तो पहले दिन से
इमरान खान को भी चाहिए था कि वो पहले दिन से बताते कि एस्टेब्लिशमेंट जो वो ए पॉलिटिकल रहे। जब इमरान खान हुकूमत में थे तब इमरान खान हमेशा ये बात करते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की रियासत ये दोनों सेम पेज पर हैं। लेकिन जब अदम एतमाद की तारीख लाई गई, उस तारीख के बाद जब इमरान खान को निकाला गया, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने मेरे साथ ज्यादती की है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं चलने दिया। अगर इमरान खान का यही मौकफ है तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब इमरान खान को चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ देते और कहते कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर को नहीं चलने देती, ताकि अवाम को भी बिलीव होता इमरान खान पे। लेकिन अगर आज इमरान खान बात करता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका किरदार जो है वो सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये बात भी अब दुरुस्त नहीं है। और बार बार इमरान खान जो है वो कहते रहे कि मैंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं करनी, ये तमाम तर चोर हैं, ये डाकू है, मैंने बात करनी तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब आप खुद क्यों एस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लेकर आते हैं? आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं जब आपने कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर नहीं आएगी? तो इसका मतलब है आपको भी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर नहीं लाना चाहिए। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास इस टाइम किसी किस्म का कोई मैनिफेस्टो नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऐसा मंशूर नहीं है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। मियां नवाज शरीफ साहब जो वो कहते हैं जी हम बिजली सस्ती कर देंगे, हम जी मोटरवेज बना देंगे। इस मुल्क का मसला मोटरवेज नहीं है, इस मुल्क की बिजली आप कैसे सस्ती करेंगे? आपके जो आईएमएफ के कर्जे हैं वो तो आप उतार पा नहीं रहे, वो कर्जे उनकी किस्तें आपको देनी पड़ रही, और कर्जों के बगैर आप मुल्क चला नहीं सकते। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है अपना बिजली सस्ती करेंगे? या इस मुल्क को मोटरवे नहीं चाहिए, इस मुल्क को हेल्थ चाहिए, इस मुल्क को एजुकेशन चाहिए, इस मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो बिलावल भुट्टो भी वही नारा लगा रहा है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। आप कहां से नौकरियां देंगे? पाकिस्तान के अंदर कौन सी इंडस्ट्री चल रही जिससे आप नौकरियां देंगे? और आप बार बार कह चुके हैं कि गवर्नमेंट के अंदर तो नौकरियां मौजूद नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जो है नौकरियां क्रिएट करेंगे, हम जॉब्स क्रिएट करेंगे। आप कैसे जॉब क्रिएट करेंगे? आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, आपका सिस्टम तो चल नहीं रहा, तो आप कहां से नौकरियां देंगे? अच्छा, अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो भी एक ही नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम मैंने इस कौम को गुलामी से आजाद करवाना है। आपने कौन सी गुलामी से आजाद करवाना है? जब आप इस चीज को नहीं जानते कि पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से अमेरिका की मर्जी के बगैर हुकूमतें नहीं बनती। अगर आपको यह पता है और आप भी उस वक्त अमेरिका के कहने पे हुकूमत में आए थे, तो आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं इस कौम को आजादी दिलवाऊंगा? अब एक ही बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे और रैलियों की इजाजत नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जलसे और रैलियों की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी किस्म का तसादुम मुल्क के अंदर किया जाए या आप एक मुल्क को यरगमाल बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मसला इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान का मसला इकोनॉमिक कली जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो है। पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी वो जब तक स्टेबल नहीं होगी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। आज पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो 70 से 80% वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, वो पाकिस्तान के अंदर रहना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आप एक तो जो बिजनेस करते हैं आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे, आप जो जॉब होल्डर है वो भी पाकिस्तान से तंग है। तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकाल पाएगा? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पहले आजमाई जा चुकी है, वो चाहे इमरान खान है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा है। अब अगर हम वोटर से पूछते हैं कि आप भाई इमरान खान को वोट क्यों देना चाहते हैं, तो वोटर यह कहता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान को हुकूमत से नहीं निकालना चाहिए था। वोटर के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो इमरान खान को किस मिशन के तहत वोट देना चाह रहा है। इमरान खान के ऐसे कौन से कारनामे हैं जिसकी वजह से
वो इमरान खान को वोट देना चाह रहा है। और मैं तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को आज अपने इस व्लॉग के जरिए से ये चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पॉलिटिकल लीडर, पीएमएलएन का पॉलिटिकल लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल लीडर ये समझता है कि उनके पास किसी किस्म का कोई मैनिफेस्टो है और वो पाकिस्तान को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो वो जनाब मैं उसको जरूर दावत दूंगा, वो आए, हमारा सामना करें, मैं उनसे सवालात रखूंगा, उन सवालात का जवाब दे और कौम उसको सुनेगी। जी बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।